हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अपने पास में m और n की कुछ वैल्यूज हैं जिसके लिए ये कंडीशन होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे p का भी रिलेशन दे रखा है, तो फिर इसका आउटपुट पूछा है। अब इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज जो है, जो अपने पास में ये इनइक्वलिटी दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखो यहाँ पे इसको दो बार अलग अलग लिख देते हैं। जैसे ये एक्चुअली में क्या लिखा है, 6cm प्लस यहाँ पे लिखा है 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 8c3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास में ये इन दोनों को कंबाइन अगर मान लो मैं करके देखता हूं, तो मेरे पास में यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, क्या, NCR प्लस NCR प्लस 1। अगर ये होता है तो यहाँ पे इसका आउटपुट NCR N प्लस 1 CR प्लस 1 इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों से मेरे पास में क्या आ जाएगा, 7cm प्लस 1। और यहां से देखोगे तो यहां से सिमिलरली इन दोनों को करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 7cm प्लस 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 8c3, ये अपने पास में दिया हुआ। अब इन दोनों को वापस से कंबाइन कर दो तो यहां पे क्या है, 8cm प्लस 2 ग्रेटर देन 8c3। अब बस यहां पे मेरे को m की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे m प्लस 2 की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके इसका आउटपुट भी बड़ा आएगा। जैसे m इक्वल टू, अगर मान लो मैं 2 ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या आया, 8c4, इसकी वैल्यू तो 8c3 से बड़ी होती है, ये तो सही बात है। दूसरी m की वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे 2 के अलावा 3 ले लो, 3 लिया तो मेरे पास में क्या आया, 8c5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू थोड़ी ना बड़ी होती है 8c3 से, क्यों, क्योंकि हमको पता है NCR ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस आर। तो यहाँ पे 8c5 जो है 8c3 के बराबर ही होगा, क्योंकि 8 माइनस 5 करोगे तो 3 यार, तो ये दोनों वैल्यूज तो बराबर हैं। सिमिलरली m की वैल्यू 4 लोगे तो 8c6 हो गया, जो कि 8c2 के बराबर होगा, तो वो वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। तो अपने पास केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन बनता है 8c4 वाला, जहां पे m की वैल्यू 2 है। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो अपने पास m की वैल्यू आ गई। दूसरा अपने पास में ये कंडीशन दे रखी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n-1p3 डिवाइड बाई np4 इक्वल टू 1/8, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो p को अपन कैसे खोलते हैं, परम्यूटेशंस वगैरह को यहाँ पे 3 बार लिख दो डायरेक्ट इसको, जैसे कि n-1 हो जाएगा, यहाँ पे n-2 हो जाएगा, यहाँ पे n-3। यहां पे इसको कैसे खोलेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ये सब इक्वल टू 1/8 के। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सब कुछ तो कैंसिल ही हो गया यहां पे। तो यहां से क्या आ रहा है, 1/n इक्वल टू 1/8, मतलब यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं मेरे पास n की वैल्यू आ गई 8। m और n दोनों की वैल्यू चाहिए थी, दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। अब फाइनल आउटपुट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8p और 3 हो जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा n+1 यानी कि 9c, ये हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 8p3 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, ये हो गया, प्लस यहां पे आ जाएगा 9c2 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2, तो यहां पे ये आ जाएगा 4, तो ये आ रहा है 36 प्लस अपने पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू यहां पे 7 इंटू 6, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 56 इंटू 6 लिख दे रहा हूं, है ना। 56 इंटू 6 को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 336, है ना। तो ये हो गया 36 प्लस 36 372, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन अपने को दे रखा है, तो फिर यहाँ पे बोला कि k की वैल्यू कहां से कहां रहेगी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब देखो n-1 CR लिखा हुआ है, यहाँ पे k² - 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे NCR+1 ये लिखा हुआ। इसको देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-1 - r फैक्टोरियल, ये इक्वल टू k² - 8 इंटू इसको क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल,
डिवाइड बाई अपने पास में ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, पहले तो इससे तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। r फैक्टोरियल से इसको काट देंगे क्योंकि r प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे बचेगा r प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n। तो मेरे पास में यहाँ से क्या आ रहा है, देखो इन सबको इधर ले आओ, तो यहाँ पे आ रहा है r प्लस 1 बाई एन इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ पे अपन कंडीशंस लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली कंडीशन मेरे पास में क्या हो जाएगी, सिंस यहाँ पे r है ना, ये r है, तो r जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी चीज r प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दोनों कंडीशंस होने के लिए अपन यहां पे बोल सकते हैं कि r को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन यार। दूसरा अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस 1 होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसा बोल लो कि n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, 1 को उधर ले जाओ तब भी वही आ रहा है, तो ये कंडीशन भी है। अब इस कंडीशन से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां पे जो अपने को n ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस 1 दे रखा है ना, तो n से डिवाइड कर दो, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि यहां पे मेरे पास r प्लस 1 बाई एन लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन आ रही है। अब यहां पे देखो, सिंस अब मेरे को करना क्या है, सिंस मेरे को पता है r पॉजिटिव रहेगा, n भी पॉजिटिव रहेगा, 0 हो सकता है ना, दोनों के केसेस में, तो अपने पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हमेशा ही आएगी, है ना, क्योंकि ये ऊपर वाला कभी 0 होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाले को 0 होने के लिए r को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस 8 जो है इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अपन इसको क्या बोल सकते हैं, के माइनस रूट 8, इसके दो फैक्टर्स कर दो, और के प्लस रूट 8 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से डायरेक्ट अपन के की वैल्यू बोल सकते हैं, क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 8 यूनियन रूट 8 से इंफिनिटी। ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए, है ना, काफी बेसिक है। ये हो गया। दूसरा कंडीशन अपन क्या बोल सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस ये जो है, यहां पे देखो ये वैल्यू और ये सेम ही चीज तो है, जिसका मतलब अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यही चीज यहां पे लगा दो कि के स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जिसका मतलब के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। यहां से के के बारे में सीधा बोल सकते हैं क्लोज ब्रैकेट के साथ, क्योंकि इक्वल टू लगा है तो -3 से +3 इसके बीच में आएगा। अब ये दूसरी कंडीशन है और ये अपने पास में पहली कंडीशन थी। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, जिसका मतलब अपन दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे। तो अपन यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, -√8 और यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 3 जो है वो इधर, एक सेकेंड ना, -3 इधर आएगा, -√8 इधर आएगा और यहाँ पे +√8 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अब पहली कंडीशन अपने पास क्या करिए, माइनस यहां से ये सारी की सारी वैल्यूज। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, -3 से +3 के बीच में। तो अपने पास दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे के की जो वैल्यूज हैं वो अपने पास में यहाँ पे क्या बन रही है। यहां पे अगर देखोगे तो ये आ रही है देखो -3 से अपने पास में यहां पे वैल्यू हो जा रही है -√8 यूनियन, यहां पे हो जाएगी √8 से 3। अच्छा √8 पे ओपन ब्रैकेट है और इसी, अब देखो इसी में ऑप्शंस को मैच कर दो, ये रहा ऑप्शन। √8 को अपन 2√2 भी तो लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी इजीली अपन सिंप्लीफाई कर सकते थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी घुमाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। बेसिक अप्रोच से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अपन इसको एकदम शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, अपने पास ये एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में बोला है कि इसके जितने भी कोफिशिएंट्स आते हैं, है ना, अगर पावर n है तो उन सब का सम जो है वो a है, और इस एक्सपेंशन में सारे के सारे कोफिशिएंट्स का सम b है। अब वैसे अगर इसको खोलने बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, अपन इसको एकदम बेसिक अप्रोच से करते हैं। सबसे पहले n इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ये दोनों बराबर है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन जो है वो तो नहीं, बट एटलीस्ट 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, है ना। अब
n इक्वल टू 1 ले लो। 1 अगर मान लो मैं लेता हूं यहां पे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा 1 माइनस 3x प्लस 10x²। ये a की वैल्यू होनी चाहिए। ये वाला एक्सपेंशन जो है इसको ये लिख सकता हूं, जिसका मतलब इसमें कोफिशिएंट्स अब क्या क्या है, वो a की वैल्यू हो जाएगी 1 है, -3 है, प्लस 10 है, जो कि 8 अपने को दे रहा है। सिमिलरली इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मेरे पास में अभी ये क्या आएगा 1 प्लस x²। यहां पे कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और x² का कोफिशिएंट भी 1 है, ये 2 हो गया। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि a जो है एक्चुअली में b³ के बराबर, ठीक है, यहीं से अपना आंसर भी आ चुका है, यानी कि ए ऑप्शन। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आगे चेंज हो जाए, तो अपन इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। n इक्वल टू 2 डाल लो, n इक्वल टू 2 डाला तो मेरे पास में क्या है 1 माइनस 3x प्लस 10x² का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको खोल लो, a² प्लस b² यानी कि 9x² हो गया, प्लस 100x की पावर 4। फिर क्या आएगा प्लस 2ab, अब इसको माइनस कर दो क्योंकि 3x माइनस में है, तो 2 के साथ माइनस 6x हो गया, प्लस यहां पे आ जाएगा 20x² और माइनस 60x³। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है, यहां से वैल्यू निकालो, तो ये आ रहा है 1, a की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 9 प्लस 100 माइनस 6 प्लस 20 माइनस 66। तो इसको देखोगे तो कितना आ रहा है 10 ये है और 20 ये है, 30 हो गया। 130 में से यहां पे अपने पास में 72 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 130 माइनस 72, तो यहां पे 8 आया और यहां पे 58 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड ना, देखो यहां पे ये 66 नहीं आएगा 60 आएगा, है ना, जिसकी वजह से ये 66 हो जाएगा और यहां पे बचेगा 64। सिमिलरली अब b को निकाल लो, n इक्वल टू 2 पे b को अगर मान लो निकालता हूं 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये आएगा, तो यहां पे क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पे b की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 4। अब 4 का क्यूब करोगे तो वो 64 ही आएगा, वही अपने को चाहिए था। तो यहां से अपन बोल सकते हैं b का क्यूब करता हूं तो मेरे पास में a आता है और अपना a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी अपन इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि m और n जो है वो 7th टर्म का कोफिशिएंट है m, जिसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और 13 टर्म जो है उसका कोफिशिएंट है n, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे 12 है। और किस एक्सपेंशन में इसमें बात कर रहा है, तो n बाई m की पावर 1/3, इसका वैल्यू मेरे को बताना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं 7th टर्म निकाल लेता हूं। तो 7th टर्म क्या हो जाएगी 18, है ना। अच्छा इसका ऐसे कर लो, पहले एक जनरल टर्म लिख लो, है ना, वैसे कोई जरूरत नहीं है बट लिख लेते हैं, ठीक है। TR प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18CR, और यहां पे आएगा 1/3x³ की पावर, यहां पर आ जाएगा 18 माइनस r, और यहां पे आएगा 1/2 x की पावर 2/3, और पूरे की पावर हो जाएगा यहां पे r। ये अपने पास में इसका जनरल टर्म आएगा। अब मेरे को चाहिए t7th टर्म, है ना। इसका कोफिशिएंट की वैल्यू डायरेक्ट अपन लिखते हैं, चलो n की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहां पे लिखता हूं। तो मेरे पास में यहां पे देखो क्या है, चलो इसको भी और अच्छे से कर लेते हैं। n बाई m अपन डायरेक्टली निकाल रहे हैं, जिसमें n जो है वो 13th टर्म है ना। 13th टर्म मतलब यहां पे क्या आएगा 18c 12 हो गया, और यहां पे अब कोफिशिएंट्स की बात करें तो x को छोड़ देंगे, तो 1/3 की पावर अपने पास में क्या आ गया 18 माइनस 12 यानी कि 6 आ गया, और 1/2 की पावर कितना आ गया 12। सिमिलरली यहां पे आ जाओ 18c, यहां पे 6 हो जाएगा, यहां पे 1/3 की पावर 12 हो जाएगा, और यहां पे देखोगे तो 1/2 की पावर 6 हो जाएगा, ये अपने पास में आएगा। अब अपने को क्या पता है NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस R, तो 12 और 6 18 ये दोनों एक दूसरे को बराबर होंगे, कैंसिल कर देंगे। यहां से अगर देखोगे तो यहां से पावर कट के 6 बचेगी, और यहां से पावर गई 6। तो अभी मेरे पास में ऊपर यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 1/2 की पावर 6 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 6, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूं 3 की पावर 6/2 की पावर 6, ये n बाई m की वैल्यू है। अब मेरे को क्या चाहिए इस पूरे का 1/3 पावर में, तो यहां पे 3 का पावर 2 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 यानी कि 9/4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इतनी आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि अपने को x की पावर 2012 का यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है और इसमें बताना है। इसको बताने के लिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? जैसे 1 माइनस एक्स है, इसकी पावर 2008 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2007 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 2007। इन दोनों को देखो, अगर मैं पावर को छोड़ देता हूं तो ये 1 माइनस एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए माइनस बी का हो, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है। तो मेरे पास अभी यहां पे क्या आ रहा है कि 1 माइनस एक्स तो आ गया बाहर और यहां पे आया 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 2007। ये अपने पास में इसकी वैल्यूज आ रही है। अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं? अब देखो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना यार। देखो, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007। मेरे को क्या चाहिए? x की पावर 2012 है ना। यहां पे अगर मैं देखता हूं, यहां पे अगर मान लो अपन इसको देखेंगे तो अपने पास में मेरे को क्या चाहिए? यहां पे चाहिए x की पावर 2012। x की पावर 2012, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो टी आर प्लस वन क्या आएगा? 2007 सी आर और यहां पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब की पावर 2000 आर आ जाएगा, है ना। ये है, ठीक है। अब यहां पे अब लगाते हैं अपना पहला केस। पहला केस अपना यहां पे क्या है कि 3r जो है इसको 2012 के बराबर होना पड़ेगा इस कंडीशन में, है ना। इस कंडीशन में अपन चल रहे हैं, जिसका मतलब r की वैल्यू जो है उसको 2012/3 इसके बराबर होना पड़ेगा। अब यहां पे अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये तो इंटीजर वैल्यू आ ही नहीं रही है, जिसका मतलब क्योंकि कंप्लीटली 3 से डिविजिबल नहीं है 2012, जब इंटीजर नहीं आ रही है तो यहां पे कोई आउटपुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर की वैल्यू तो इंटीजर ही तो ले सकते हैं, 1/2 1/3 ये सब थोड़ी ना ले सकते। सिमिलरली इधर आ जाओ, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला अपने पास में। दूसरे वाले केस पे बात करते हैं। दूसरे वाले केस में भी x की पावर 2012 निकालना है, लेकिन यहां पे x ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो मेरे को चाहिए अभी इसके अंदर से, मेरे को क्या चाहिए? इसके अंदर चाहिए x की पावर 2011, है ना। अब जनरल टर्म तो यही है। यहां से अगर मान लो मैं देखूंगा तो मेरे पास में क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है कि 3r इक्वल टू 2011, जिसका मतलब r इक्वल टू 2011 बाई ये, है ना। अब ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यहां पे भी इंटीजर वैल्यू मेरे को नहीं मिल रही है ना। जब इंटीजर वैल्यू अपने को यहाँ पे नहीं मिल रही तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आर की वैल्यू तो केवल इंटीजर हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे अपने को x की पावर 2012 बन रहा होगा इस एक्सपेंशन में। तो अपन उसका कोफिशिएंट, जब कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि x की पावर 2012 कहीं बन ही नहीं रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई में, तो उसका कोफिशिएंट हो गया जीरो। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों अलग अलग एक्सपेंशन जो मल्टीप्लाई में है उन सबको अपन कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एक और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया था कि इसको अपन कंबाइन नहीं कर सकते, है ना। इन तीनों को कंबाइन हालांकि करने बैठोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट फिर भी कंबाइन कभी पूरी तरीके से नहीं होगा, पावर्स अलग अलग रहेंगी ही। अब यहाँ पे सबसे आसान अप्रोच जो है इस क्वेश्चन को करने का वो ये रहेगा कि 1/x की पावर 6 इधर ले लेता हूं बाहर, है ना। यहाँ पे क्या आया? 1 प्लस एक्स की पावर, ये आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8, ये आ गया। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए x की पावर 30, लेकिन यहाँ पे 1 x की पावर 6 से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे को अल्टीमेटली x की पावर 36 चाहिए। किससे? इस बाकी बचे हुए कॉम्बिनेशन से। यहाँ से x की पावर 36 अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास में जो बाहर लिखा हुआ 1/x की पावर 6 ये अपना काम कर देगा, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे को x की पावर 30 मिलेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 6cr1 बोल देते हैं पहले वाले कोफिशिएंट को, दूसरे वाले को 7cr2 बोल दो, तीसरे वाले को 8cr3 बोल दो। उसके साथ साथ यहाँ पे x की पावर r1 और यहाँ पे x स्क्वायर की पावर r2 और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब की पावर r3। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं
कि अगर मान लो मेरे को x की पावर क्या चाहिए, देखो इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 6CR1 इंटू 7CR2 इंटू 8CR3 इंटू -1 की पावर R3 इंटू x की पावर R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3। अब मेरे को क्या चाहिए, x की पावर 36, जिसका मतलब R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3 इक्वल टू 36 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंथी, क्योंकि अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन, और कोई कंडीशन बन नहीं रही, इस इक्वेशन के बेसिस पे ही R1 R2 और R3 इन सब की वैल्यूज को लेके चलना, अज्यूम करना है ना। यहां पे वैल्यूज अपन लेंगे, जैसे कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले R1 यहां पे लिख दे रहा हूं, R2 यहां पे, R3 यहां पे। अब क्या क्या वैल्यूज यहां पे हो सकती है, उसमें भी कुछ कंडीशंस पहले से ही लगा लो। पहले से अपन क्या लगा सकते हैं कि यहां पे अपन R1 के बारे में अगर बात करूं मैं, तो R1 इज लेस देन इक्वल टू 6, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में हम बात करें, है ना। R2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 होगा, और R3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 होगा। ये कॉम्बिनेशन है अपने पास। अब अपन यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले कंडीशन यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या है, R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3 इज इक्वल टू 36। सबसे पहले R1 की वैल्यू 0 ले लो। R1 की वैल्यू मैंने 0 लिया तो 2R2 प्लस 3R3। अब R2 की वैल्यू 0 ले लो, तो यहाँ पे 36 आ गया, लेकिन R3 की वैल्यू 36/3 यानी कि 12 आ गई। वो तो अपने किसी काम की नहीं है, अपने को तो 8 से कम चाहिए, 8 चाहिए, है ना। तो वैसे कॉम्बिनेशन में अपन जब R2 की वैल्यू 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 12, है ना। 36 में से 12 गया, 24 बचा। 24 को 3 से डिवाइड किया तो 8 आया, तो अब आ रहा है R3 की वैल्यू 8। मैक्सिमम ये सिनेरियो है ना। 0 का और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन सकता। थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, खुद से एक बार सोच के ट्राई करना। मैं सारे कॉम्बिनेशंस बना के बता दे रहा हूँ। 1 पे अगर मैं बात करता हूँ, अब R1 की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो मेरे पास में आया 35, है ना। 35 में से अगर मैं 14 घटा देता हूं तो मेरे पास 21 बचना चाहिए, जो कि 3 का मल्टीपल भी है। तो यहां पे 7 ले लो। अब 21 बचा, 21 को 3 से डिवाइड किया, 7 बचा, तो यहाँ पे भी 7 आ गया। ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिर 2 पे आया। 2 के कॉम्बिनेशन अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे पास 34 आया। 34 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा 24 बचेगा। 3 का मल्टीपल अपने को अल्टीमेटली ढूंढना है, क्योंकि R3 के साथ में 3 लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसको 5 ले लो। अब 24 हो गया तो ये 8 आ जाएगा। और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। फिर 3 पे आ जाओ। 3 की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे आया 33। अब 33 में से मैं क्या माइनस करूं, 33 में से अगर मान लो मैं यहां पे 33 में से 12, हाँ 33 में से 12 अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि R2 की वैल्यू 6 ले लेता हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 21 आएगा, वापस से यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, अब 4 अगर मैं ले लेता हूं, R1 की वैल्यू जैसे मैंने 4 ली, तो यहाँ पे आया 32। अब 32 में से मैं कितना माइनस करूं, 32 में से अगर मान लो मैं 24 बना देते ना, 8 माइनस कर देते हैं, यानी कि 4 ले लो, 24 बन गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं 4 के साथ में, और 4 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि अगर मान लो मैं R2 की वैल्यू 7 ले लूं, यहाँ पे आया 32, 32 में से 14 गया, तो अपने पास में कितना बचा, 32 में से 14 अगर मान लो मेरे पास में गया तो 18 आएगा, है ना। 18 के लिए मतलब 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, अब 5 ले लो। R1 की वैल्यू जैसे मैं 5 लेता हूं, तो मेरे पास में 31 आया। 31 में से ये 5, 10 गया, तो 21 बचा, तो यहां पे 7 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, अब 6 ले लो, मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, है ना। R1 की वैल्यू, अब 6 ले लो, 6 लिया तो 30 आया। 30 में से अब यहां पे मैं 6 अगर घटा दे तो 24 आएगा, तो 8 आ जाएगा। दोबारा 30, है ना। अब 30 है, 30 में से अभी और क्या कर सकता हूं मैं, यहां मैं 30 में से अगर 12 घटा देता हूं तो 18 बचेगा, तो फिर 6 आ जाएगा। ये भी कॉम्बिनेशन, है ना। ये अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब इन सब में देखो, यहां पे अगर अपन देखते हैं तो -1 की पावर R3 है, मतलब जहां पे R3 एक ऑड नंबर है, वहां पे नेगेटिव आउटपुट अपने को मिल रहा होगा। जैसे यहां पे नेगेटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव आएगी, फोर्थ टर्म नेगेटिव आएगी, और ये वाली, है ना।
अब ये कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो, ये रहा कोफिशिएंट जो है ये वैल्यू है, और तो कुछ है ही नहीं अपने पास। इस सब को लिखते हुए चलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहली चीज अपन यहां पे लिखेंगे, तो ये पहला कॉम्बिनेशन है, तो यहां से आ जाएगा 6C0 8C6 सॉरी 7C6 और यहां पे आएगा 8C8। अब माइनस आएगा, यहां पे आएगा 6C1 इंटू 7C7 इंटू 8C7। काफी ज्यादा लेंदी है ही, 6C2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 7C5 और यहाँ पे हो जाएगा 8C8। थर्ड हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ की बात करोगे तो 6C3 इंटू 7C6 और यहाँ पे आ जाएगा 8C7। ये 1 2 3 यहाँ पे माइनस आएगा, फिर आएगा 6C4 7C4 8C8, फिर आएगा 6C4 7C7 और 8C6, ये आ जाएगा। फिर आएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा 6C5 इंटू 7C5 इंटू 8C7, है ना, ये माइनस साइन के साथ आ गया। फिर आएगा 6C6 और 7C3 और 8C8, फिर आएगा अपने पास 6C6 7C6 8C6। इसको सॉल्व करना है। अब 6C0 की वैल्यू 1 होती है ना, और 7C6 या 7C1 उसकी वैल्यू 7 रहेगी, 8C8 की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ पे पहले का आउटपुट 7 आ जाएगा, दूसरे में माइनस आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 6C1 की वैल्यू 6, 7C1 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगी, और 8C7 यानी कि 8C1 उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 48 आ जाएगा। प्लस थर्ड टर्म पे आ जाओ, थर्ड टर्म 6C2 को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हो भैया, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये 6C2 हो गया। 7C5 या 7C2 है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 बाई 2, और 8C8 उसकी वैल्यू तो 1 है। चलो फिर थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ टर्म को माइनस साइन के साथ में 6C3 इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4, ये अपने पास में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। और 7C6 या 7C1 जिसकी वैल्यू 7 रहेगी, और 8C8 की वैल्यू 8C7 की वैल्यू भी 8 रहेगी, ये अपने पास में आएगा। और आगे आ जाओ, फिर प्लस चलते हैं, 6C4 या 6C2 तो ये हो जाएगा 652। फिर यहां पे क्या आएगा 7C4 या 7C3, बात तो बराबर ही है, 7C3 अभी अपने पिछले में निकाला था, है ना, 7 नहीं निकाला है, 7C4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया। और 8C8 यानी इसकी वैल्यू 1। अगले वाले पे चलते हैं, फिर यहां पे है 6C4 या 6C2, तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, और 7C7 जिसकी वैल्यू 1 होगी, 8C6 या 8C2। फिर अगले वाले पे आ जाओ, ये माइनस है, 6C5 या 6C1 जिसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, 7C5 या 7C2 यानी कि 7 इंटू 6 बाई 2, और 8C7 या 8C1 यानी कि इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, ये अपने पास में आ रहा है। अब 6C6 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 7C3 आएगा, है ना, प्लस में 7C3, तो जिसको अपन लिख सकते हैं 7C4 भी लिख दो चाहो तो, जो ऊपर वाला था उसी को वापस से यहाँ पे रिपीट कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल की अल्टीमेटली बात होगी। और लास्ट वाले को अगर देखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा प्लस 7 इंटू 8 इंटू 7 बाई 2, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलो, तो देखो सबसे पहले 7 माइनस 48, इधर आ जाओ, इधर इसको देखोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 9 इंटू 5 45 इंटू 7, तो अपने पास में यहाँ पे आ रहा है प्लस 45 इंटू 7, इधर आ जाओ, ये 6 हो गया, 6 से 6 गया, है ना, तो अपने पास में क्या आ रहा है 20, है ना, और 20 हो गया माइनस 20 इंटू 56, ये आएगा,
है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 56 112 1120 हो गया। चलो इधर आ जाते हैं। इधर अगर मैं बात करूंगा तो 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, है ना, और इससे गया ये, तो अपने पास में 75 इंटू 7 प्लस 75 इंटू 7 ये आ रहा है। इधर आ जाओ, यहां पे देखोगे तो 2 से ये 2 बार जाएगा, है ना। अब 66 देखो 30 हो गया, 30 इंटू 2 करेगा 60, 60 इंटू 7 7 6 42, है ना, प्लस 420। अब यहाँ पे आ जाओ ये 4 हो जाएगा, है ना, 42 इंटू 24 माइनस 42 इंटू 24, या फिर इसको ऐसे कर दो, 2 कर दो, 12 144 इंटू 7, है ना, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 144 इंटू 7 हो गया। अगले वाले में आ जाओ, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, तो प्लस 35, है ना, और 4, है ना, प्लस 49 इंटू 4, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही हैं। अब इन सबको अल्टीमेटली अगर मान लो मैं सिंपली, आप खुद से चेक कर सकते हैं ना, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई और एड वाइड करके, तो अपने पास फाइनल आउटपुट जो है वो आता है 678। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैसे देखा जाए तो ये आउट ऑफ सिलेबस भी, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वगैरह का यूज यहाँ पे काफी भयंकर हो रहा है ना, वो सिलेबस से उसको एक्सक्लूड भी कर दिया गया था, उस बेसिस पे बात कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी है, इस तरीके की चीजें जनरली नहीं पूछी जाती है ना, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं पूछी जाती मतलब एडवांस के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे बात कर रहा था, वैसे क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो अपने पास में ये वाला एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में यहाँ पे इन दोनों x की पावर 3 और x की पावर -13, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम मेरे से पूछा। देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले इसको देखो, इसको अगर देखोगे तो एक्स क्यूब मैंने यहाँ पे अगर मान लो एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल दो कि एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये आएगा। ऊपर अगर देखोगे तो वो एक्चुअली में 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर 50, ये अपने पास में आ रहा है। और यहाँ पे भी एक एक्स का होल क्यूब है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर लिख दिया, 1 माइनस एक्स, ये तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे x की पावर 50 नीचे है, और 1 प्लस एक्स का क्यूब तो ऑलरेडी बन रहा था 5, और 5 और पावर में है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 15, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस एक्स की पावर 17। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं कि x की पावर -15 माइनस एक्स की पावर -14। अच्छा, इसको इधर लिख देते हैं, इससे अपने पास काफी आसान हो जाएगा इस चीजों को सॉल्व करना। x की पावर -15 और x की पावर -14, इसके साथ में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 17, है ना। इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे को कोफिशिएंट चाहिए ना, x की पावर -15 के साथ 1 प्लस एक्स की पावर 17 है, माइनस एक्स की पावर -14 के साथ मेरे पास में 1 प्लस एक्स की पावर 17। अब मेरे को क्या क्या चाहिए वो देख लो। सबसे पहली चीज यहां पे अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में यहां पे क्या आएगा, इसका जनरल टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, 7cr x की पावर r। लेकिन यहां पे ये -15 भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास में क्या आएगा r -15, ये इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। ये अगर इक्वल टू मेरे पास में 3 हो, तो अब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास में यहां पे r की वैल्यू 18 आ रही है। ठीक है, r की वैल्यू अपने पास में 18 आ रही, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n जो है वो r से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, ये तो x की पावर 3 के लिए अपन बात कर रहे थे, ठीक है। दूसरा केस अपने पास में क्या है, दूसरा केस मेरे पास में है यहाँ पे
कि मेरे को चाहिए x की पावर -13, तो यहाँ पे r -15 इज इक्वल टू -13, तो r की वैल्यू 2। r की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो यहां से मेरे को कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 17c2। ये मेरे पास में एक कोफिशिएंट आ रहा है, किसके लिए, इसके लिए 0 आ रहा है ना। अब सेम केस जो है अपन इसके लिए भी लगा देते हैं। यहां पे अगर देखोगे तो माइनस साइन ऑलरेडी आगे है ना, उसको अपन बाद में कोफिशिएंट्स में लगा देंगे। बट यहां पे अगर देखेंगे तो अपने पास में क्या आ रहा है, 7cr x की पावर r। अब मेरे को क्या चाहिए, r की पावर r -14 इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को 3 चाहिए, यानी कि r की वैल्यू 17 चाहिए। यहां से कोफिशिएंट अपने पास में क्या आ रहा है, यहां से मैं बोल सकता हूं 17c17, एक कोफिशिएंट है। दूसरा कोफिशिएंट अगर देखोगे तो वो कब होगा, जब r -14 इज इक्वल टू -13, यानी कि r की वैल्यू 1। ठीक है, ये अपने पास में आएगा, r की वैल्यू 1 आएगी। अब r की वैल्यू 1 आएगी तो यहां पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 17c1। ये अपने पास में दो वैल्यूज आ रही। अब देखो, अब मेरे को सम ऑफ कोफिशिएंट करना है। सबसे पहले x की पावर क्यू का इसका 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या है इधर 17c2, माइनस साइन के साथ में बाकी दोनों को लिख दो, यानी कि 17c17 -17c1। ये अपने पास में है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 17 इंटू 16/2 -1 -17, इसको सॉल्व कर लो तो ये अपने पास में यहां से 8 आया, तो यहाँ पे आएगा 6 और 136 -18, तो 36 में से 18 गया तो 18 बचे, 118। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था ना, ये काफी अटपटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे है देखो, यहाँ पे अपने पास में कुछ भी बोला है, देखो कुछ भी नहीं बोला है, मतलब अपने को बोला है कि अपने पास 1 + x की पावर n जो है, इसका एक्सपेंशन में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोफिशिएंट ये दे रखे हैं चारों, है ना, रेस्पेक्टिवली बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे 1 + x की पावर n, इसको अगर मान लो मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, nc0 1 की पावर n x की पावर 0, nc1 x, nc2 x², nc3 x³, इस तरीके से चलता जा रहा है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं बोल देता हूँ, यहां से स्टार्ट कर ले, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को, है ना। चाहो तो यहाँ यहीं से कर लो, है ना। यहां से अगर देखोगे तो 2 - p जो है, ये एक्चुअली में अपने को एक टर्म दे रखी है ना, और जिसकी वैल्यू nc0 यानी 1 के बराबर है। तो यहां से p की वैल्यू मेरे पास में 1 आनी चाहिए। अब अगर p की वैल्यू 1 आ गई है तो अगले वाली कंडीशन, यानी कि यहां पे देखो, यहां पे p = n के बराबर है, तो यहां से n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब अगर n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो अपने पास में 1 + x की पावर n की वैल्यू 1 आ गई थी, 1 + x बच रहा है। मतलब कुछ अटपटा सा ही बन रहा है यहाँ पे। वैसे अगर चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमसे बोलता हूँ कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां पे क्या आएगा, 2 - p की वैल्यू n के बराबर आ रही, और p की वैल्यू जो है सेकंड टर्म है वो nc2 है, यानी कि n × n - 1/2। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है n × n - 1/2। अब यहां से देखो, अब यहां से इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास में यहाँ पे बोल सकते हैं p की वैल्यू जो है वो, देखो n 0 तो हो नहीं सकता, तो 2 से छोटी रहेगी। 2 से छोटी की वैल्यू के बारे में अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो 1 रख लो, है ना। अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये कब आएगा, जब n की वैल्यू 2 रहेगी, केवल और केवल। लेकिन फिर ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे यहां पे n = अगर मान लो, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अगर मान लो मैं n = 2 लेता हूं, है ना। n = 2 अगर मान लो मैंने यहां पे लिया तो मेरे पास क्या है, 2 × 1/2, यानी कि p की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन इसी n को यहां पे ले लो 2, है ना, तो 2 - p = 2, तो यहां से p की वैल्यू 0 आ रही है। ये दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो अगले वाली टर्म पे जाने का मतलब ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे खेल क्या चल रहा है ना। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा। गलत क्वेश्चन था वैसे जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपने को यहाँ पे एक सीरीज टाइप से दे रखा है ना, यहाँ पे n/m इसके सम की वैल्यू है, और जहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है या डिविजिबल जो है n और m के बीच में वो
1 है, जिसका मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों जो नंबर है n और m वो को प्राइम नंबर, मतलब आगे वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 6/3 है ना, तो ये n/m के फॉर्मेट में अगर इसको लिखोगे तो 2/1 के फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। पहले इसको काट पीट लो, ये कहना चाह रहा है बस एकदम बेसिक टर्म में अगर हम इसको समझें तो। अब यहाँ पे अपने को अगर मान लो मैं इसको देखता हूं तो ये क्या दे रखा है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अपन, सबसे पहले इसको लिख लो ना कि r इक्वल टू 1 से 9 तक हम जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है 11CR है डिवाइडेड बाई r+1, ये अपने को दिया हुआ है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये r इक्वल टू 1 से 9 तक है, 11CR को मैं क्या लिख दूं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस r फैक्टोरियल, और इसके साथ 1/r+1 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे 12 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। तो 1/12 तो बाहर आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। r इक्वल टू 1 से 9 तक हम जा रहे हैं, ऊपर 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, तो ऊपर बन गया 12 फैक्टोरियल, नीचे आ जाओ। नीचे अगर मैं बात करूं तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल, यानी कि ये बन गया r+1 फैक्टोरियल, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 12+1 माइनस r+1। अभी भी तो वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था, है ना। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये एक्चुअली में मेरे पास में आ रहा है 1/12 हो गया, यहां से आ रहा है r इक्वल टू 1 से 9, ये हो जाएगा 12CR+1, ये अपने पास में वैल्यू। इसको थोड़ा खोल लो, है ना। तो 1/12 को तो बाहर रहने देते हैं, अंदर बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आया 12C2, है ना, 2 से स्टार्ट होगा, 12C3, इस तरीके से चल रहा है, और कहां तक 12C10 तक जा रहा है। अब इसमें कुछ वैल्यूज मैं ऐड करता हूं, जैसे मेरे को एक्चुअली में क्या पता है, जैसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इस तरीके से अगर NCN तक जाता है तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। यही फॉर्मेट मेरे को यहाँ पे बनाना है। तो 12C0 ऐड कर दिया प्लस 12C1 ऐड कर दिया, बाकी 12C2 वहां से चल रहा है। सिमिलरली 12C11 ऐड कर दिया और प्लस 12C12 ऐड कर दिया। अब ये मैंने अगर ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 12C0 हटा दो, माइनस 12C1 माइनस 12C11 माइनस 12C12, ये अपने पास में वैल्यूज है। अब ये जो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 12, ये अपने पास में आ रहा है। तो अब मेरे पास में वैल्यूज क्या आ रही है, 1/12 तो यहां पे है, यहां पे 2 की पावर 12 हो गया। यहां पे देखोगे 12C0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 12C1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहां पे आया -1 -12 माइनस, अब 12C11 बोल लो या 12C1 बोल लो, बात तो एक ही है, तो इसकी वैल्यू भी 12 आ जाएगी, और 12C12 की वैल्यू अपने पास में 1 आ जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास आ रहा है 1/12, 2 की पावर 12। अब देखो 2 की पावर 10 क्या होती है 1024, इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4096 माइनस 26, 24 तो 26, हाँ। तो अपने पास क्या आ रहा है 40, यहाँ पे आ जाएगा 70 डिवाइड बाई ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 3 से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 35 बनेगा लास्ट में, 2 से कर दो, तो यहाँ पे 2035 डिवाइड बाई 6, तो अपने पास वैल्यू आ रही है 2035 डिवाइड बाई 6, जो कि n/m की वैल्यू है। तो n प्लस m की वैल्यू हो जाएगी 2041, यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये वाला कंडीशन दे रखा है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, और उन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन दे रखा है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो कैसे करें। सबसे आसान तरीका अपने पास में क्या रहेगा यहाँ पे कि इसको पहले लिख लो ढंग से कि ये एक्चुअली में क्या लिखा है, k इक्वल टू 0 से n तक जा रहा है, ये लिखा है NCK इंटू NCK डिवाइड बाई r+1। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तो अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे NCR डिवाइड बाई r+1 इक्वल टू, अगर n प्लस ये रहता है हमेशा, है ना, जैसे यहाँ पे r+1 नहीं आता है, यहाँ पे n+1 आएगा। अब देखो ये अपने पास में वही दे रखा है, लेफ्ट वाला पोर्शन ये रहा, तो राइट साइड वाला पोर्शन इधर बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 0 से n तक, यहाँ पे आएगा n+1 CR+1 डिवाइड बाई n+1 इंटू NCK।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो जैसे यहां से आ जाएगा k इक्वल टू 0 से n। अच्छा एक सेकेंड ना, 1/n+1 को मैं बाहर ले रहा हूं और यहां पे आएगा k इक्वल टू 0 से n तक, यहाँ पे n+1 CR+1 है ना, इंटू NCK। अब देखो जब भी यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन का सम, फाइनली इस तरीके की अपने पास में एक सीरीज बन रही। जब भी इस तरीके की सीरीज देखी जाती है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो सफिक्स है ना, उसको कांस्टेंट यहाँ पे बना लेते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे इन दोनों को, अभी तो कांस्टेंट नहीं बन रहा है, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए मैं NCK को NCn-k लिख सकता हूं, तो यहाँ पे n-k। अब देखो R+1 और n-k को ऐड करोगे तो n+1 हो गया, है ना, तो कांस्टेंट बन चुका है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसका सम क्या होता है, जब कांस्टेंट बन जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो यहां पे c लिखते हैं और जो प्रीफिक्स है उसका सम कर दो, n+1 प्लस n, तो 2n+1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा n+1। ये अपने पास में आ गया। अगले वाले में आ जाओ। अगले वाले के बारे में अगर मान लो सेम तरीके से अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी अपन। तो यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू 0 से n-1 तक है, यहाँ पे है NCK डिवाइड बाई k+2, या फिर इसको इंटू यहाँ पे लिख दो NCK+1 डिवाइड बाई k+2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये वापस से मेरे पास में वही हो जाएगा n+1। देखो जैसे पिछले में किया वही अपने पास में आ जाएगा। यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू k इक्वल टू 0 से n-1 तक, और NCK तो इसके साथ आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n+1 CK+1 डिवाइड बाई n+1। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा यहाँ पे NK+1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा k+2। ठीक है, अब 1/n+1 तो बाहर आ गया। अब मेरे पास में क्या है, k इक्वल टू 0 से n-1 तक है, और यहाँ पे है n+1 CK+2 इंटू NCK। वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट बनाने के लिए इसको n-k में लिख देता हूँ, तो ये हो गया n-k। तो यहाँ पे अब देखोगे तो n+2 हो रहा है, ऊपर 2n+1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n+1 इंटू 2n+1 CN+2। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू है बीटा की, ये वैल्यू थी अल्फा की। मेरे को क्या चाहिए, देखो 5 अल्फा इक्वल टू 6 बीटा है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 6/5। बस इसी को लगा दो। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू है 1/n+1 इंटू 2n+1 CN+1। ये अपने को दे रखा है ना, और बीटा की वैल्यू है 1/n+1 इंटू 2n+1 इंटू CN+2 इज इक्वल टू 6/5। पहले तो ये निपटा, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल इंटू 2n, इसमें से ये जाएगा तो अपने पास में क्या आएगा 2n+1 माइनस, यहाँ पे सीधा सीधा n फैक्टोरियल बच रहा है, ये बचेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखोगे तो 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा n+2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/5। अब जो जो कैंसिल हो रहा है निपटाते चलते हैं। इससे ये गया, है ना। अब यहां से ये गया, यहां से क्या बचेगा n+2, और इससे गया ये, यहां पे बचेगा n। तो अपने पास में ये n जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली आ रहा है n+2/n इज इक्वल टू 6/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5n + 10 इज इक्वल टू 6n। तो 5n को उधर ले जाओ तो n इक्वल टू 10। यही तो चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। अपने को यहाँ पे बोला है कि ये अपने पास में एक्सपेंशन है, और इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स मेरे को बतानी है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अपन कैसे बताएंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लो TR+1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 824 CR, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा 824 माइनस R, और 11 की पावर 1/6, और इसकी पावर 8। अब यहाँ पे अगर मान लो मेरे को इंटीजर चाहिए, है ना, जिसका मतलब यहाँ पे 7 की पावर भी इंटीजर होनी चाहिए, 11 की पावर भी इंटीजर होनी चाहिए।
7 की पावर इंटीजर होने का मतलब क्या है, 824 माइनस आर डिवाइड बाई 2, ये इंटीजर होना चाहिए, जिसका मतलब देखो ये आ गया 412 माइनस आर बाई 2, ये जो है इंटीजर होना चाहिए, है ना, जिसका मतलब r बाई 2 जो है इसको इंटीजर होना चाहिए, जिसका मतलब r जो है उसको एक इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो इंटीजर बनेगा, यहां से बोल सकते हैं। यहां से देखोगे तो r बाई 6 जो है उसको इंटीजर होना चाहिए, जिसका मतलब r जो है वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 6। अब दोनों को कंबाइन कर लो, 6 जो है ऑलरेडी इवन नंबर है यानी कि 2 का मल्टीपल भी है, तो दोनों के बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि r जो ये यहां पे इंटीग्रल टर्म्स कब आएंगे, जब r की वैल्यू होगी मल्टीपल ऑफ 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0 हो सकती, 0, दूसरा 6, तो तीसरा 12, लास्ट कहां तक जाएगी वो इसके बेसिस पे देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकती, और ये जो है ये 6 का मल्टीपल नहीं है ना, तो ये 6 का मल्टीपल कब होगा, ये हो जाएगा 820, हाँ इस पे हो जाएगा। अब यहां पे अपने को देखना है कि ये वैल्यूज जो है कितनी बार आई है, उतना ही तो टाइप के आर की वैल्यूज है, उतने नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे आर की हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए सीधा सीधा एपी लगा दो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए मेरे को निकालना है एन, तो यहाँ पे आएगा 822 इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 6, तो 822 को 822 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे क्या है 1 आएगा, 3 आएगा, 137, तो n की वैल्यू इज 138, यही है इस क्वेश्चन का आंसर, सीधा सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन, ये अपने को दिया है, इसका रिमाइंडर बताना जब इसको 9 से डिवाइड किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी पे फोकस करता हूँ, बेस पे, है ना, बाहर की पावर 32 को अभी छोड़ देते हैं, अपने पास में 62 की पावर ये लिखा हुआ, इसका रिमाइंडर देख लो। इसका रिमाइंडर अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 63 प्लस 1, है ना। अपन करते क्या है, यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल के फॉर्मेट में अपन बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 63 प्लस 1 पूरे की पावर 32, 63 ये जो है 9 का मल्टीपल है, तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 की पावर 32 यानी कि 1 बच रहा है। अब इसकी पावर भी 32 है ना, तो ये तो अल्टीमेटली अपने को 1 ही रिमाइंडर देगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसी तरीके से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जो कि जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से धीरे धीरे काफी हाईली वेटेड चैप्टर हो गया है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो अप्रैल का सेशन है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.